दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग सही बढ़िया होंगे। तो फिर हम चलते हैं अब अपनी क्लासेस की ओर, जहाँ पे हम आपको करा रहे थे उत्तराखंड से रिलेटेड क्लासेज। तो अभी तक जो हमने उत्तराखंड की क्लासेस करी है उसमें अभी तक हमने उत्तराखंड के बेसिक परिचय पे चर्चा की है। बेसिक परिचय का हमारा मतलब है उत्तराखंड के लिए जो नॉर्मल बातें हमें पता होनी चाहिए हमारे राज्य के बारे में, उस पर हमने चर्चा की है कि हमारा राज्य का नाम और क्या क्या है, राज्य की स्थिति विस्तार क्या है, राज्य के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक राज्य के जो प्रतीक चिन्ह थे वो मैंने बाद वाली क्लास में कराए थे, उसमें हमने अलग से पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक टॉपिक और है उत्तराखंड का शासन प्रशासन। तो उत्तराखंड के शासन प्रशासन की क्लासेस थोड़ी लॉन्ग जाएगी, इसलिए मैंने उसको अभी पेंडिंग डाल दिया है। तो जैसे हमारा इतिहास कंप्लीट होगा, जैसे हमारा राज्य निर्माण हो जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड के शासन प्रशासन से संबंधित क्लासेस करा दूंगी। 1 या 2 क्लासेस में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अभी जो है आज हमारा क्या है, उत्तराखंड का नया टॉपिक। उत्तराखंड में बेसिकली हमने जो अभी तो पढ़ा था तो वो था बेसिक परिचय, लेकिन जो अब उत्तराखंड के थोड़े लॉन्ग प्रोसेस में चलते हैं वो होता है उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का भूगोल। आखिरकार ये इतिहास और भूगोल है क्या? तो इतिहास और भूगोल इनसे समझते हैं। जैसे हम अगर बाई चांस कहीं गए तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो जाए जहाँ पर, जैसे हम सपोज काला डूंगी गए, वहाँ पर ऐसी कोई घटना हो जाए या फिर कुछ ऐसी हो जाए जो मतलब एक फैक्ट के रूप से इम्पोर्टेंट हो, तो वो जो कालखंड होगा, सपोज वो डेट थी 31 अक्टूबर 2025 की, तो अगर वो आज की डेट में 3 नवंबर की डेट में अगर वो चीज़ है तो वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। वो आने वाले टाइम पर क्या हो जाएगी, वो कोई घटना के रूप में, इतिहास के रूप में कहलाएगी। तो इतिहास जो होता है वो होता है एक महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि हमारे बीते हुए समय में, घटित हुई घटनाओं का क्रम जो चर्चा में होता है यानी कि इम्पोर्टेंट होता है। तो क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध मीन्स क्या होता है कि वो स्टार्टिंग से हम डेट के अकॉर्डिंग उसे याद करते हैं, हम डेट के अकॉर्डिंग, तो वो होता है क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि उनका एक पैटर्न चलता है। जैसे हमारा पहले 1900 सपोज 1700 आएगा, उसके बाद 1800, फिर 1900, फिर 2000, इस टाइप का जो भी होगा वो क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है। तो इतिहास मतलब होता है कि इतिहास बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। तो इतिहास के बारे में हमने इतने जान लिए कि इतिहास किसे कहेंगे। अब बात आती है इतिहास की खोज करी किसने थी। तो इतिहास की खोज जो की थी हेरोडेटस ने की थी। जो आपका भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास, इसकी जो खोज की थी हेरोडेटस ने की थी। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, यानी कि हम सब्जेक्ट तो उत्तराखंड का कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इतिहास की बात होगी वो होगी उत्तराखंड के इतिहास की। तो जो इसके चलते ही मैं अभी क्लास स्टार्ट करती हूँ, और यहाँ स्टार्ट करती हूँ आपका इतिहास। जो बीती हुई घटनाओं का जो डेट होती है या जो भी घटना हमारी हुई है उसे क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। और इसी चीज़ में हम देख लेते हैं भूगोल को, यानी कि जिस जगह पर वो घटना हुई है उसकी संरचना, मतलब सपोज वो जैसे वहाँ पर कालडूंगी में हुई है तो उसकी जो लोकेशन होगी, यानी कि उसकी जो भौगोलिक संरचना होगी, उसे क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। तो इतिहास और भूगोल एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। सपोज हम किसी पहाड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर पहाड़ी के बारे में वहाँ पर कोई उसकी डेट आती है कि ये कब बनी, तो वो कहलाएगा, मतलब इस पहाड़ी का निर्माण या फिर चोटी का कब हुआ, तो वो कहलाता है इतिहास। और अगर उसकी हाइट या फिर उसकी लोकेशन आती है तो वो कहलाता है भूगोल। तो इतिहास और भूगोल दोनों एक ही दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर हम उसे इजीली तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर मैं आपको आज को सिर्फ इतिहास का
क्रम चार्ट के बारे में बताऊंगी। उत्तराखंड के इतिहास का क्रम चार्ट, जो उसमें क्या है, आपका एक कालक्रम होगा जिसमें आपको पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है आगे इतिहास में। तो यहाँ पर जो आज की क्लास है उसमें सिर्फ इतिहास के कालक्रम के बारे में चर्चा कर रही हूँ, और नेक्स्ट जो होगा कल से जो स्टार्ट करूँगी उसमें आपको इतिहास में जो उसकी डीपली इतिहास की जो भी जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध कराएगी। डेली क्लासेस में आपको इतिहास के बारे में इसी तरह से क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, और इसी तरह से क्लासेस लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए उत्तराखंड कोर्स में। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहती हूँ, उत्तराखंड कोर्स की तरफ से हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसमें मैं चला रही हूँ उत्तराखंड की डेली करंट अफेयर्स। तो आप इंस्टाग्राम में उत्तराखंड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नोट्स के पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इतिहास, ये तो बात हुई इतिहास की। तो इतिहास सबसे पहले हम समझते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास जो होता है बीती हुई, यानी कि बीती हुई महत्वपूर्ण कोई सी भी ऐसी चीज हो जो क्या हो, इम्पोर्टेंट हो फैक्ट के रूप में, तो उसे महत्वपूर्ण सूचना, जो भी घटना होगी उसे इतिहास कहेंगे। ये नहीं कि नॉर्मल चीज को भी इतिहास में जोड़ दिया जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती हैं तो उनके बारे में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इतिहास। तो बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे इतिहास है क्या। इतिहास बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये हमारा इतिहास है। भारत के इतिहास की खोज किसने की थी, सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे जो खोज की थी वो की थी हेरोडोटस ने। ये इतिहास के जनक, अगर आप पूछेंगे इतिहास के जनक किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को आता है। और उत्तराखंड का इतिहास अलग से हुआ। उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड में क्या सबसे पहले पाया गया, किसने देखा कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता है, तो उसको कहते हैं उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास की खोज जो की थी वो की थी हैनवुड ने 1854 में। तो हैनवुड जी क्या करा, हैनवुड के चंपावत वाले क्षेत्र में ऐसे ही गए होंगे भ्रमण करने या कुछ काम से। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर इस टाइप से, जैसे आपके पत्थर होते हैं, सपोज ये कोई पत्थर या फिर चट्टान है, तो चट्टान और पत्थर में क्या थे, इस तरह के गड्ढे थे, सदृश गड्ढे थे, यानी कि इस तरह से क्या थे, ओखली के आकार में गड्ढे दिखाई दे रहे थे। तो जो ये गड्ढे ओखली के आकार में अंदर को थे ये गड्ढे, तो ये दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे हैनवुड ने कहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, तो यहीं से क्या हुई कि इतिहास की खोज हुई। तो उत्तराखंड में इतिहास की खोज जो हुई थी 1854। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उत्तराखंड में इतिहास, उत्तराखंड का या फिर उत्तराखंड का इतिहास। तो ये उत्तराखंड के इतिहास की बात चल रही थी। तो हैनवुड ने जो था, सबसे पहले इतिहास का जनक किसे कहा गया उत्तराखंड में, हैनवुड को कहा गया। हैनवुड ने क्या देखा था, यहाँ पर कप मार्क्स, इसे कहते हैं कप मार्क्स, यानी कि ओखली के आकार के गड्ढे, ओखली के प्रकार के गड्ढे, ओखली आकार गड्ढे। तो ये कहते हैं हैनवुड को, इसका जनक कहते हैं, यूके में इतिहास का जनक, हिस्ट्री ऑफ यूके में जो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में इतिहास के जनक हैं वो है हैनवुड ने 1854 में जो है कौन सा स्थान पर, अब आती है बात, ये आपका जो स्थान वाली चीज आ गई, ये आ गया आपका भूगोल।
तो ये इतिहास में भी यूज होता है। हम किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो वहाँ की लोकेशन को हम मेंशन करते हैं, या फिर हम कभी जैसे भूगोल के बारे में करते हैं तो कभी कभी उसमें कि ये अगर चोटी वहाँ पर स्थित है तो वो कब बनी थी, वहाँ पे इतिहास हमारा ऐड हो जाता है। इस तरह से एक दूसरे जुड़े होते हैं। तो कौन से स्थान पर थी ये इसके बारे में ये कहाँ पर था, ये जो मिला था ये था आपका चंपावत वाले क्षेत्र में। चंपावत वाले क्षेत्र में देवी धुरा चंपावत वाले क्षेत्र में देवी धुरा ने यहाँ पर इन्होंने क्या देखे, कप मार्क्स देखे। कप मार्क्स यानी कि गड्ढे देखे, जिन्हें कहा कप मार्क्स कहा गया। तो ये जो हैनवुड ने यहाँ पे खोज की थी 1854 में हैनवुड ने खोज की थी। तो ये किसने की थी, हैनवुड ने खोज की थी, हैनवुड ने। तो इतिहास की खोज जो की थी वो किसने की थी, हैनवुड ने की थी। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर के इतिहास को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मैं डीपली नहीं बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतिहास का कालक्रम बता रही हूँ, जिसमें आपको ये चर्चा होगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट आगे की क्लासेस में किस किस तरह से इतिहास को पढ़ना है। आखिरकार इतिहास को हमें पढ़ने के लिए एक चार्ट फॉर्म में चाहिए होता है, जिसमें हम इजीली तरीके से इतिहास को समझ लेते हैं। तो उत्तराखंड का इतिहास और भारत का इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमारे भारत में जैसे इतिहास के बारे में चर्चा होती है, जिसमें हमारे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल आते हैं, तो उसी तरह से हमारे जो उत्तराखंड का इतिहास है उसमें भी प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, क्योंकि ये भारत से ही उत्तराखंड जुड़ा है, या फिर वर्ल्ड से ही भारत जुड़ा है। तो सारे जो है जो क्रम है, जो हमारा अगर हमारे वेदों का चल रहा है, तो वो पूरे जो भी विश्व है उसमें एक साथ ही चल रहा होगा। जैसे अभी हमारी जो सदी चल रही है वो पूरे विश्व में एक ही तरह से चल रही है। अभी जो यहाँ की टेक्नोलॉजी है वो पूरे विश्व में सेम है। तो इसी तरह से हमारे क्या हो जाएगा, जैसे हमारे भारत का इतिहास होता है उसी तरह से हमारे उत्तराखंड का इतिहास का कालखंड भी क्या होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है। तो चलते हैं उत्तराखंड के इतिहास की ओर। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में अभी जो हैंडवुड है, हैंडवुड के और कहते हैं कप मार्क्स के बारे में मैं अभी आके जब इतिहास की रेगुलर क्लासेस चलेगी, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं यहाँ आपको इतिहास का कालक्रम के बारे में बता रही हूँ। तो उत्तराखंड के इतिहास का कालक्रम, तो ये इजीली ये आप समझ सकते हैं। जो आपके भारत का, हमारे भारत का जो कालक्रम होता है सेम उसी तरह से होता है, ये वर्ल्ड का होता है। लेकिन इसको समझने के लिए कि हमारे उत्तराखंड में हमारे क्या हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ जैसे कुछ वंशज आए, कुछ राजा आए, जिनमें शासन प्रशासन चला, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हुआ। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। यहाँ पर हमारी क्या क्या चीज़ें स्रोतों के रूप में प्राप्त हुई, इसके रूप में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास का कालक्रम, तो ये हो गया आपका इतिहास का कालक्रम। ये यहाँ से कर लेती हूँ, अभी जरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, यहाँ आता है आदि ऐतिहासिक काल, और यहाँ पर आ जाता है ऐतिहासिक काल। ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल होता है वहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके जो भी स्रोत हैं या फिर जो भी चीज़ें आपकी प्राप्त हुई है
वहाँ पर ये यहाँ पर जो थे मानव, उसका जो जीवन था वो था कंदमूल खाने और शिकार करने पर निर्भर। तो यहाँ से जो आपके स्रोत मिलते हैं वो किस रूप में मिलते हैं, वो आपके या तो आपके किसी पत्थर या फिर कुछ औजार के रूप में मिलते हैं, या आपके पुरातात्विक तत्वों के रूप में मिलते हैं। इनके रूप में हमें क्या मिलता है, यहाँ प्रागैतिहासिक काल में चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम देखते हैं कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। जब लिखित ही उपलब्ध नहीं है तो पढ़े तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। और यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर आपके लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। लिखित साक्ष्य उपलब्ध, यहाँ पर आपके क्या क्या मिले, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें आपका लिखित साक्ष्य साहित्य स्रोत, जो भी लिखित स्रोत मिल जाते हैं, साहित्यिक स्रोत मिल जाते हैं, किसी चीज़ का वर्णन मिल जाता है, ऋग्वेद मिल जाता है, धार्मिक ग्रंथ मिल जाते हैं। तो लिखित साक्ष्य तो हमारे वहीं से स्टार्ट हुए थे। तो लिखित साक्ष्य में हमारे जो आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा, यहाँ पे ऋग्वेद आ जाएगा, ग्रंथ आ जाएंगे, पुराण आ जाएगी, या किसी की रचना आ जाएगी, या साहित्य के रूप में आ जाएगी, किसी यात्रा वृत्तांत के बारे में आ जाएगी, वो आ जाएगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। पहला जो आएगा प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके जो भी जो पाषाण कालीन तत्व मिले हैं, पाषाण कालीन तत्व यानी कि आपके कोई उपकरण मिले हैं पूरा पाषाण। और इनमें क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, पाषाण युग होता है। पाषाण युग से मतलब कि वहाँ पे जो जीवन था वो सिर्फ क्या था, या तो वहाँ पर क्या होते थे कि कंदमूल खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, इस तरह के जीवन यापन करते थे। तो वहाँ पे जो साक्ष्य मिलेंगे वो उसी तरह से मिलेंगे जैसे हमारी हड्डी, जान किसी चीज़ की हड्डी मिलती है, या किसी जगह पर क्या है चित्र जैसी बनाया है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ डायग्राम जैसा बना है, या गुफाएं मिलेंगी। तो गुफा जैसी मिलेंगी, वहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। ये होगा आपका प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिल जाता है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे आपने इतिहास, नॉर्मल इतिहास को वहाँ देखा होगा, तो सिंधु सभ्यता जो आती है आपकी आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाती है। इसी तरह से उत्तराखंड में जो है आद्य ऐतिहासिक काल में ऋग्वेद, आपके पुराण आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, या फिर किसी की रचना आ जाती है, या आपके यात्रा वृत्तांत के बारे में आ जाती है, किसी जगह के बारे में वर्णन आता है, किसी नाम। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में उत्तराखंड और गढ़वाल तथा कुमाऊं के नामों के बारे में चर्चा करी थी। तो उत्तराखंड, कुमाऊं, गढ़वाल के नामों की चर्चा किसमें है, आद्य ऐतिहासिक काल में है। तो वो जो मैंने नामों की चर्चा करी थी वो किस में आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध रहे हैं यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध रहे हैं, और यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे, यानी कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो कोई ना कोई उपकरण प्राप्त हुआ है वहाँ से, बस इतना ही है। यहाँ से आपके क्या है, कुछ रचनाएं मिली हैं, कुछ वेद मिले हैं, कुछ ग्रंथ मिले हैं, इस तरह से इतिहास के बारे में जानकारी मिली है कि कहाँ पर किसकी वैल्यू, मतलब किसके बारे में चर्चा की गई है, या फिर जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक काल में आपका क्या होता है, ऐतिहासिक काल में आपके लिखे हुए भी हैं और पढ़े हुए भी हैं, दोनों ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ऐतिहासिक काल में। तो जो हमारे यहाँ पे स्रोत मिले हैं, वो हमारे स्रोत जो हैं वो मिले हैं यहाँ पर, मुद्राएं मिली हैं, शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। क्योंकि ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि ऐतिहासिक काल में आपके शासकों के बारे में वर्णन हो जाता है। यहाँ पे आपके जो भी वंश थे वो शासन करने लग जाते हैं ऐतिहासिक काल में। और इसी के अंदर हमारा आता है भारत का आधुनिक इतिहास, यानी कि भारत का आधुनिक इतिहास, उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास किसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक काल में। तो राजा जो भी आपके वंश रहे हैं, या फिर अगर मैं भारत के सापेक्ष में कहूँगी तो वहाँ पे राजा रहे हैं, वो किस में रहे हैं, ऐतिहासिक काल में रहे हैं। और जबकि इनमें क्या है, सिर्फ साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर हमारी क्या हुआ है, सिर्फ चर्चा हुई है। इसमें जैसे सिंधु सभ्यता का रहन सहन कैसा था वो हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में चर्चा की गई है। और यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो ऋग्वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, और आपके जो और भाषाओं के ग्रंथ हैं वो सब के बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आपके
जो रचनाएं हैं वो किस में आती है, आदि ऐतिहासिक काल में। तो 3 चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा है, जिसमें आता है आपका निम्न पुरापाषाण प्रागैतिहासिक काल, इसको बांटा है आपका। इसके लिए मैं जब आपको ये कल से जो स्टार्ट होगी हमारी क्लासेस, उसमें आपको सबसे पहले जो पढ़ाया जाएगा, अब हम इसमें ये कालक्रम का मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद में आपको कौन सी क्लास में क्या पढ़ाने वाली हो। तो प्रागैतिहासिक में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ प्रागैतिहासिक है, तो मैं आपको जो कल पढ़ाऊंगी प्रागैतिहासिक काल पढ़ाऊंगी, और प्रागैतिहासिक काल में ही आपको जो साक्ष्य मिले हैं और जो इसके प्रागैतिहासिक के कालखंड हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद जो चलेगा आपका आदि ऐतिहासिक काल चलेगा। आदि ऐतिहासिक काल में आपको मैंने बताया कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, तो वेद आएंगे, वेदांग आएंगे, पुराण आएंगे, ग्रंथ आएंगे, रचनाएं आएंगी। इसके बारे में चर्चा किसकी हुई है, कुमाऊं और गढ़वाल और उत्तराखंड के बारे में चर्चा है, तो ये आएगी आपके आदि ऐतिहासिक काल में। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ऐतिहासिक काल आएगा। जब ऐतिहासिक काल आएगा तो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे वंशज आएंगे, जिसमें सबसे पहले जो आता है आपका कुलिंद राजवंश आता है, फिर आपके योद्धे, शक, कुषाण और आपके नागवंश, कार्तिकेयपुर यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश आता है। फिर आपके आते हैं हर्षवर्धन, कत्यूरी वंश आ जाता है। फिर आपका आते हैं चंद्रवंश, पवार वंश। फिर उसके बाद आ जाता है गोरखा, फिर अंग्रेजी शासन और फिर स्वतंत्रता और फिर भारत का निर्माण, उत्तराखंड का निर्माण हो जाता है यहाँ पर 9 नवंबर सन 2000 को। तो इतना ही हमारा इतिहास में यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो इसमें जो हमारी मेन चीज़ें हैं उसमें कहेंगे हम पूरा पाषाण काल मिला है। यहाँ पर क्या मिले हैं, पाषाण काल युगीन, पाषाण काल स्रोत, पाषाण काल स्रोत, पाषाण काल स्रोत मिले हैं। इसमें पाषाण काल को कितने हैं, पाषाण काल स्रोत मिले हैं। इसमें पाषाण काल में आ जाता है निम्न पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और पाषाण काल और पाषाण काल। ये है आपका पूरा पाषाण काल, सॉरी पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण कालीन लीन लिख देते हैं आपको, पूरा पाषाण कालीन हो जाएगा ये जो कालखंड हो जाएगा। और तीसरा जो आ जाएगा आपका आ जाएगा उच्च पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा आ जाएगा आपका मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा आता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल था, इसी समय में क्या होता था, मानव आदि मानव के रूप में क्या होता था, कंदमूल खाता था और यहाँ पर शिकार करा करता था। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था, यहाँ पर मानव का आखेटक का होता था, यहाँ पे हम आखेटक के रूप में कार्य होता था। तो इसके बाद जो आता है दूसरा भाग इसका होता है मध्य पाषाण काल। ये था आपका पूरा पाषाण काल, ये था आपका पूरा पाषाण काल। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, ये होता है इसका मध्य पाषाण काल। फिर इसके बाद आता है इसका महापाषाण काल, महापाषाण काल। तो ये हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल का कालखंड, कि हम पहले क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण कालीन उपक्रम में हमारे पूरा पाषाण यानी कि प्री हिस्टोरिक में क्या होगा, पूरा पाषाण काल में 3 प्रकार के पूरा पाषाण काल होते हैं, जिसमें मानव का यहाँ पर कंदमूल खाता है और क्या कहता है आखेटक करता है। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल मिलता है, जिससे मध्य पूरा पाषाण काल में हल की खोज होती है या खेती की जाती है। उसके बाद आता है महापाषाण काल। महापाषाण काल में क्या होता है कि बहुत सारी नई नई चीज़ों की आविष्कार किया जाता है वहाँ पर, जैसे तो वो आ जाता है हमारा महापाषाण काल में। ये लेकिन प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही है। इसके बाद चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे क्या थे, लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। तो इसमें जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, तो कौन कौन से स्रोत आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे एक तो लिखित स्रोत आ जाएंगे, लिखित स्रोत
लिखित स्रोत आ जाएंगे। और दूसरा जो आएंगे यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर आएंगे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक साहित्यिक स्रोत। तो हमें आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी जो मिलेगी लिखित स्रोत से मिलेगी और साहित्यिक स्रोत से मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो भी काल है ना, इनके बारे में भी किसमें मिलेगी, कोई ना कोई चीज़ें होंगी या उपकरण होंगे जिनके बारे में हमें ये सारी चीज़ों के बारे में ये यहाँ पे जो मिलेंगे ना, हमें उपकरण मिलेंगे, उपकरण मिलेंगे। एक तो हमारा क्या होगा वहाँ पर उपकरण में, हमारे जो स्रोत होंगे वो क्या होंगे, उपकरण होंगे। यहाँ पर होगा कि निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण रहेंगे, मध्य पुरापाषाणकालीन, उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण रहेंगे। इसके बाद मध्य पाषाण काल के उपकरण रहेंगे और महापाषाण काल के, ये हो गए। यहाँ पे हम इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं तो लिखित साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। लिखित यानी कि एक लिखित हमारे जो होते हैं वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ या किसी अन्य धर्म से रिलेटेड जो भी आपके ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में जो भी चर्चा की गई है वो किसमें की गई है, लिखित स्रोतों में की गई है। और जो अधार्मिक है वो साहित्य के रूप में दिखाई देते हैं आपको। तो लिखित स्रोत और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो यह आपका हो गया प्रागैतिहासिक काल, जिसमें आपका प्रागैतिहासिक काल में 3 कालखंड होते हैं, जिसमें पुरापाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और महापाषाणकालीन होता है। पुरापाषाणकालीन में निम्न पुरापाषाण का, मध्य पुरापाषाण का, उच्च पुरापाषाण का होता है। फिर आता है मध्य पाषाण का और ये आ गया आपका आद्य ऐतिहासिक में। जैसे वहाँ आपकी सिंधु सभ्यता थी, वैसे ही यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध मिल जाते हैं। तो लिखित है तो ये ग्रंथ की बात आ जाएगी इजीली। तो ग्रंथ आपके आ जाएंगे लिखित स्रोतों के रूप में। साहित्यिक स्रोतों के रूप में आपकी किसी की यात्रा वृत्तांत या फिर रचना के बारे में बात हो जाएगी। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ऐतिहासिक काल जो है ये तो आपका 2 या 3 दिन की क्लास में ये कवर हो जाएगा। जो आगे चलेगा वो आपका होगा ऐतिहासिक काल, और इसी से आपका क्या होंगे क्वेश्चन फंसते हैं। तो ऐतिहासिक काल में जो होता है हमारा 3 तरह का ऐतिहासिक काल होता है। ऐतिहासिक काल में आपका क्या होता है, 3 तरह का ऐतिहासिक काल होता है। तो ऐतिहासिक काल में आपके जो होता है वो होते हैं, फर्स्ट होता है प्राचीन काल। प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास। दूसरा आता है आपका मध्य काल का इतिहास, यानी कि मध्य काल का इतिहास। और तीसरा आता है आधुनिक काल का इतिहास, यानी कि आधुनिक काल का तो यहाँ पे हम शॉर्ट में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल इसके रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का, कि प्राचीन काल में कौन कौन से शासक या कौन कौन से वंशजों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, यानी कि प्राचीन काल में कौन कौन से वंश थे यहाँ पर, तो वो कहेंगे प्राचीन। यानी कि प्राचीन मीन्स बहुत ही पुराना टाइप का। तो जहाँ पर क्या आता है कि ऐतिहासिक यानी कि इतिहास रचा जा रहा था, जब इस इतिहास मतलब यहाँ पर रचा जाता है इतिहास, यानी कि किसी वंशजों के द्वारा। तो यहाँ पे वंशजों का निर्माण हो जाता है। तो जो सबसे शुरू में जो वंश आए थे, यानी कि जिनका शासन हुआ था, उसे कहेंगे प्राचीन काल का इतिहास। बीच में जो आपके वंशज आते हैं उसमें क्या होता है कि मध्यकाल का इतिहास कहलाता है। मध्यकाल के इतिहास से समथिंग आपका 700 ईस्वी के समथिंग, तो 700 ईस्वी के समथिंग जो आता है आपका ये मध्यकाल का इतिहास आता है। और आधुनिक काल का इतिहास जो है गोरखाओं की, जैसे ही गोरखाओं का शासन स्थापित होता है तो वहाँ पे आपका आ जाता है आधुनिक काल का इतिहास। तो प्राचीन काल का इतिहास में आपका होता है, ये थोड़ा आपका बड़ा है तो मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ।
प्राचीन काल का इतिहास। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में आपने इतिहास के बारे में सुना होगा, उत्तराखंड के इतिहास में कहीं सुना होगा कि एग्ज़ाम में सुना होगा कि सबसे पहले जो ऐतिहासिक जो शक्ति थी जो यहाँ पे क्या आती थी, शासन करती थी, वो कौन सी थी। तो सबसे पहले कौन आए थे उत्तराखंड में, सबसे पहले किसका शासन था, सबसे पहले आया था कुड़िंद। कुड़िंद आए थे, जो कुड़िंद शासक थे वो क्या थे, यहाँ पर आकर शासन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है कुड़िंदों का शासन होता है। कुड़िंद काफी लंबे समय तक, कुड़िंद शासन जो होता है काफी लंबे समय तक रहता है। तो प्राचीन काल के इतिहास में पहली जो शक्ति होती है, शासन करने वाले शक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, कुड़िंद होते हैं। इसी के साथ साथ मतलब कुड़िंद का तो शासन हो ही रहा था, लेकिन कुड़िंदों के साथ साथ हमारे यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्रों में, कुड़िंदों के कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या हो रहा था, यहाँ पर और आए, यहाँ पर योद्धे आए, योद्धे आए, कुषाण आए, योद्धे आए, शक आए, शक आए, ये आए आपके तराई वाले क्षेत्रों में। और यहाँ पे आए आपके कुषाण आए, कुषाण आए, ये जो आए थे आपके तराई वाले क्षेत्रों में थे। यानी कि योद्धे तो कुड़िंदों का साथ भी दिया था, और जो शक कुषाण आए थे वो तराई वाले क्षेत्रों पे आते हैं। तो ये लोग आपके क्या हुआ था, यहाँ पर तराई वाले क्षेत्रों पे आके शासन करते हैं। और कुड़िंद शासन तो अभी भी चल ही रहा है, कुड़िंद शासन चल रहा है। कुड़िंद शासन के बाद यहाँ पर आए थे नागवंश। नागवंश, नागवंश ये कहाँ के होते हैं, मोखरी का नागवंश होते हैं। मोखरी, मोखरी के नागवंश होते हैं। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं वर्धन का, सॉरी, यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है। यानी कि ये कुड़िंदों के द्वारा ही होती है। ये होती है कार्तिकेयपुर शासक, कार्तिकेयपुर शासकों की यहाँ पे क्या होती है, शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं वर्धन, हर्षवर्धन, यानी कि वर्धन वंश आता है। वर्धन वंश के बाद आते हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य के बाद क्या होते हैं कि हमारे जो कत्यूरी होते हैं, सॉरी, वर्धन वंश आते हैं। वर्धन वंश के बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपके कार्तिकेयपुर आते हैं, यहाँ पर आपके शंकराचार्य आते हैं, यहाँ पर आपके आते हैं कत्यूरी, कत्यूरियों का शासन हो जाता है। कत्यूरी के बाद आपने सुना होगा, तो ये जो थे आपके कत्यूरी तक थे, ये वाले जो थे आपके, ये आते हैं प्राचीन काल का इतिहास। अब आप सुनिए, तो कत्यूरी मैंने आपको बताया था, सोमचंद जो था वो झूसी का रहने वाला था, इलाहाबाद का, और वह आया था उत्तराखंड भ्रमण के लिए। तो फिर वहाँ पर उत्तराखंड में शासन कर रहे हैं कत्यूरी शासक बीरम देव या ब्रह्मदेव से उसकी मुलाकात हो जाती है, और वहाँ से ही उसकी सोमचंद अपने चंद वंश की स्थापना कर देता है। तो लास्ट जो शासक था जिससे क्या था, चंद शासक मिला था, वो कौन था, कत्यूरी शासक। तो कत्यूरियों के बाद जो आते हैं वो मध्यकाल में आ जाते हैं। तो लास्ट जो हमारे प्राचीन काल के होते हैं वो कत्यूरी होते हैं। कत्यूरी के बाद जो आते हैं हमारे मध्यकाल में आ जाते हैं। इनमें होते हैं हमारे दो, जिनमें मध्यकाल में इनका काफ़ी लंबे तक समय तक इनका भी शासन रहता है। तो इनका जो शासन रहता है, सबसे यहाँ पे होते हैं चंद, और एक ये होते हैं कुमाऊँ। इनका साथ साथ चलता है, मतलब ये तो कुमाऊँ क्षेत्र में चल रहा है शासन, और ये गढ़वाल के होते हैं, ये कहेंगे पवार। ये हो गया गढ़वाल क्षेत्र का, ये हो गया आपका गढ़वाल क्षेत्र का। तो इतना देख लीजिए एक बार। तो ये हो गया आपका चंद्रवंश। यहाँ पे चंद्रवंश स्थापित हो जाता है कत्यूरियों के जस्ट बाद, यहाँ पे चंद्रवंश आता है। चंद्रवंश के बाद ही यहाँ पे गढ़वाल वाले क्षेत्रों में क्या आते हैं, पवार शासकों का शासन हो जाता है। पवार शासक जब चंद्रवंश और पवार शासकों को समाप्त कर दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या आता है, आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सॉरी, आधुनिक काल का इतिहास स्टार्ट हो जाता है। सेम उसी तरह से है ये, कि यहाँ पे वंशेज चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे आपके थोड़ी थोड़ी डेट चेंज हो जाती है, लेकिन आपका जो आधुनिक काल का इतिहास
भारत के इतिहास में भी सेम इसी तरह से डायग्राम होता है, जिसमें आपका प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल होता है। उसमें आपके आ जाते हैं जैसे 16 महाजनपद आते हैं, फिर आपके कुछ शासक आते हैं, मुगल शासक आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों का आगमन होता है, फिर 1857 की क्रांति होती है, फिर देश आया होता है, फिर देश का संविधान लिखा जाता है। तो इसी तरह से आधुनिक काल का इतिहास जो रहेगा उसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा आधुनिक काल का इतिहास में सबसे पहले इनके बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं, गोरखा आते हैं। इनके बाद जो आते हैं गोरखा आते हैं, और इनके बाद जो आए थे कत्यूरियों के बाद जो आए थे वो आए थे आपके ये वाले। तो ये दोनों जो आए थे वो आए थे कत्यूरियों के बाद। तो कत्यूरियों के बाद कौन आए थे, मध्यकाल आ गया, और मध्यकाल के बाद हमारा आधुनिक काल आ गया। यहाँ पर आपका आ जाते हैं गोरखा शासन। थोड़ी जगह कम पड़ ली यहाँ, गोरखा शासन, यहाँ आपका गोरखा शासन आ जाएगा। फिर गोरखा शासन के बाद आपका आ जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, प्लस यहाँ पर आपका एक और चीज़ थी टिहरी रियासत। तो आप जो टिहरी रियासत को पढ़ेंगे वो आधुनिक काल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल में पवार शासकों की राजधानी क्या थी, इस टाइप से आ सकता है, तो आप कहेंगे टिहरी थी। और अगर आपसे पूछता है मध्यकाल में पवार शासकों की राजधानी क्या थी, तो पवार शासकों की राजधानी उस समय श्रीनगर थी। श्रीनगर रही, देवल घाट रही, और आपकी चांदपुर गढ़ी रही स्टार्टिंग में। तो कालखंड के हिसाब से आप इसकी राजधानी के बारे में क्वेश्चन वहाँ पे ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो ये आधुनिक काल में जो थे यहाँ पवार शासक आ जाते हैं, यहाँ पे पवार आए थे, ये पवार हुए। यहाँ ब्रिटिश शासन आ गया। ब्रिटिश शासन के बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति होगी। यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारी क्रांति हो जाएगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या था कि इसके बाद जो होता है बहुत टाइम तक क्या होता है, आंदोलन चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस तरह से आंदोलन होते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में भी होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें भाग लेते हैं। तो हमें जो स्वतंत्रता मिलती है वो क्या किसमें मिलती है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल जाएगी, देश आज़ाद हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। अब देश तो आज़ाद हो गया, अभी उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ है। तो उत्तराखंड का निर्माण हमारा कब हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो 9 नवंबर सन 2000 तक हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यूपी को बनाया, जैसे यूपी बनाया गया था ऐसे क्या होता है स्टेट बने थे पहले पहले। उत्तराखंड का जो होता है, उत्तराखंड को बनाने में भी कुछ आंदोलन हुए हैं। तो कुछ जो आंदोलन हुए हैं वो उसमें जो उत्तराखंड की बात आती है, तो ये 9 नवंबर सन 2000 को यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो पढ़ेंगे उत्तराखंड निर्माण के बारे में, देश आज़ाद हो जाएगा। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे उत्तराखंड निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। और उत्तराखंड निर्माण के बाद हम क्या पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में सरकार, उत्तराखंड सरकार, सरकार व्यवस्था। तो ये इस टाइप से चलेगा। अभी ये जो उत्तराखंड निर्माण है ये 1947 से पहले ही स्टार्ट हो गया था। वैसे उत्तराखंड निर्माण के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें श्रीदेव सुमन ने क्या करा था, 1938 में हिमालय संघ या गणदेश सेवा संघ का क्या कर देते हैं, गठन कर देते हैं। तो जो हम डीपली पढ़ेंगे उस टाइम पर हम इसको बताएंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए, यही डायग्राम आपका क्या होगा, इतिहास को क्लियर करेगा। तो इसी भी तरह से हमारा क्या है, आगे की जो क्लासेस चलाई जाएगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी कि इस कालखंड के अकॉर्डिंग ही चलाई जाएगी। यहाँ पर आपका जब लास्ट हो जाएगा तो उत्तराखंड सरकार व्यवस्था की जाएगी। तो उसके बाद में आपको जो हमारा टॉपिक बचा था उत्तराखंड में शासन प्रशासन, यानी कि उसमें त्रिस्तरीय जैसे पंचायती राज्य व्यवस्था की बात कही है, तो वो हम बात करेंगे इस इतना कवर होने के बाद हिस्ट्री का पार्ट। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, सबसे दोबारा से देख लीजिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास का कालक्रम की बात चल रही है। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल,
लेकिन साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। यहाँ पर कुछ ना कुछ उपकरण मिले हैं या फिर कुछ ना कुछ स्रोत मिले जिनसे हमें क्या मिली है, यहाँ पर जानकारी मिली है कि हाँ इस टाइम पर क्या क्या होता था, मानव का जीवन यापन और क्या किस तरह से करता था। तो फिर दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पर क्या मिला है कि हमें लिखा हुआ मिला है कि हाँ यहाँ पर जो लिखे हुए मिले हैं वो हैं लिखित स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत, जिसमें धर्म ग्रंथ आ जाती हैं, रचनाएं आ जाती हैं। तो उनसे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड के बारे में। तीसरा जो कालखंड है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे प्राचीन काल को, मध्यकाल को, आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे कुड़िंद, योद्धे, शक, कुषाण, नाग, कार्तिकेयपुर, वर्धन, शंकराचार्य और कत्यूरी राजवंश। तो इतना जो है आपका प्राचीन काल में आ जाएगा, कत्यूरियों तक। तो यहाँ पर आप एक दो छोटे मोटे राजा उजा के नाम भी आ सकते हैं, वो मैं जब आपको क्लास कराऊंगी उसी के बीच में आपको पढ़ा दूंगी। यहाँ पे जो आपके बड़े शासन जो हैं वो किसके चलेंगे, आपका जो बड़ा लॉन्ग चलेगा वो चंद वंश चलेगा, पवार वंश चलेगा, और 1857 की क्रांति के बाद ये वाले पार्ट चलेंगे और उत्तराखंड निर्माण के बारे में चलेगा। तो ये चीज़ें आपको डीपली पढ़ाई जाएगी, इसमें बाकी भी आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। मतलब जो लंबी प्रोसेस चलेगी वो चंद वंश और पवार वंश के बारे में ही चलेगी। तो इतनी तरह से हम क्या करेंगे, उत्तराखंड के इतिहास को कवर करेंगे। तो ये था आज का उत्तराखंड के इतिहास का कालक्रम। आई होप आप लोगों को सबको ये समझ आएगा। तो इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हुए कल की क्लास में मिलते हैं और शुरू करते हैं उत्तराखंड के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल के रूप में। तो तब तक